ग्लैडस्टोन और मॉर्ले। मिस्टर ग्लैडस्टोन ने अप्रैल 1892 में, जब मैं और मिसेस कार्नेगी हॉवर्डन में उनके मेहमान थे, तो उन्होंने मेरे अमेरिकन फोर इन हैंड इन ब्रिटेन की बहुत तारीफ की। उन्होंने एक दिन सुझाव दिया कि मैं सुबह उनके साथ उनकी नई लाइब्रेरी में बिताऊं, जबकि वह अपनी किताबें, जिन्हें उनके अलावा किसी और को छूने की इजाज़त नहीं थी, सजाएं और हम बातें कर सकें। शेल्फ में इधर-उधर देखते हुए मुझे एक अनोखी किताब मिली और मैंने अपने मेज़बान को, जो उस समय लाइब्रेरी की सीढ़ी पर मुझसे दूर भारी किताबें सँभाल रहे थे, आवाज़ दी, "मिस्टर ग्लैडस्टोन, मुझे यहाँ मेरे पिता के एक दोस्त की लिखी लर्न फ्रॉम लाइन वर्थिज़ किताब मिली है। मैं बचपन में कुछ वर्थिज़ को जानता था।" "हाँ," उन्होंने जवाब दिया, "और अगर आप बाईं ओर 3 या 4 किताबें आगे बढ़ाएँगे, तो मुझे लगता है कि आपको डनफर्म-लाइन के किसी आदमी की एक और किताब मिल जाएगी।" मैंने ऐसा किया और मैंने अपनी किताब एन अमेरिकन फोर इन हैंड इन ब्रिटेन देखी। ऐसा करने के बाद मैंने सीढ़ी के ऊपर से ऑनर्गन की आवाज़ को पूरे जोश में बोलते हुए सुना, "जो मक्का मुसलमानों के लिए है, बनारस हिंदुओं के लिए, जेरूसलम ईसाइयों के लिए, वही सब डनफर्म लाइन मेरे लिए है।" मेरे कानों ने कुछ पल पहले आवाज़ सुनी, इससे पहले कि मेरा दिमाग समझ पाता कि ये मेरे अपने शब्द थे, जो डनफर्म लाइन की पहली झलक से निकले थे जब हम दक्षिण से उसके पास पहुंचे थे। "आखिर आपको यह किताब कैसे मिली?" मैंने पूछा। "जब यह लिखी गई थी, तब मुझे आपको जानने का मौका नहीं मिला था और मैं आपको इसकी एक कॉपी नहीं भेज सकता था।" "नहीं," उन्होंने जवाब दिया, "तब मुझे आपसे जान पहचान होने की खुशी नहीं थी, लेकिन किसी ने, मुझे लगता है रोज़बेरी ने मुझे किताब के बारे में बताया और मैंने उसे मंगाया और खुशी खुशी पढ़ा। डनफर्मलाइन को दी गई वह श्रद्धांजलि मुझे इतनी खास लगी कि वह मेरे साथ रह गई। मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। ये घटना अमेरिकन फोर इन हैंड लिखे जाने के 8 साल बाद हुई और मिस्टर ग्लैडस्टोन की शानदार याददाश्त के कई सबूतों में एक और सबूत जुड़ गया। शायद एक घमंडी लेखक के तौर पर मुझे उनके उतने ही शानदार फैसले की शुक्रगुजार होने के लिए माफ़ किया जा सकता है। जो नेता रविवार को पब्लिक में पाठ के रीडर के तौर पर सामने आते हैं, उन्हें शक की निगाह से देखा जाता है। मैं मानता हूँ कि जब तक मैं मिस्टर ग्लैडस्टोन को अच्छी तरह से नहीं जानता था, मुझे कभी-कभी ये ख़्याल आता था कि इस सावधान बूढ़े आदमी को कम से कम ये तो लगेगा कि इन दिखावों से उन्हें वोटों का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मुझे उनका असली चरित्र पता चला, ये सब गायब हो गया। अगर कोई इंसान था, तो वह भक्त और सच्चा था। हाँ, तब भी। जब उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, जिसका ज़िक्र मॉर्ले ने अपनी लाइफ़ ऑफ ग्लैडस्टोन में किया है, कि हाउस ऑफ कॉमन्स में बजट पर कई घंटों तक बढ़ी। स्वीकृति के साथ बात करते हुए उन्हें ऊपर की दिव्य शक्ति से सहारा मिलने का एहसास था। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कौन इस बात से इनकार कर सकता है कि इतने अंधविश्वास वाले व्यक्ति के लिए अनजान शक्ति के सपोर्ट में यह विश्वास वाकई एक सहारा असर साबित हुआ होगा। हालांकि ये सोचकर दूसरों को झटका लग सकता है कि कोई इंसान इतना हिम्मत वाला कैसे सोच सकता है कि यूनिवर्स का बनाने वाला मिस्टर ग्लैडस्टोन के बजट के बारे में चिंता करेगा, जो इस छोटे से कर्ण के लिए तैयार किया गया था। यह लगभग अपवित्र लगता है। फिर भी मिस्टर ग्लैडस्टोन के लिए हम जानते हैं कि यह उल्टा था। एक ऐसा धार्मिक विश्वास जिसने बेशक अक्सर इंसानों को भगवान के सीधे एजेंट के तौर पर और उनका काम करते हुए चमत्कार करने में काबिल बनाया है। जून 1887 में क्वींस जुबली की रात को मिस्टर ब्लेन और मुझे पिकाडिली में लॉर्ड वोल्वर्टन के यहाँ डिनर करना था, मिस्टर और मिसेस ग्लैडस्टोन से मिलने के लिए। मिस्टर ब्लेन का उनसे यह पहला परिचय था। हम मेट्रोपोल होटल से सही समय पर एक कैब में निकले, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कैब को सेंट जेम्स स्ट्रीट के बीच में ही छोड़ना पड़ा। फुटपाथ पर पहुंचकर मिस्टर ब्लेन मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। मुझे एक पुलिस वाला मिला और मैंने उसे बताया कि मेरा साथी कौन है, हम कहाँ जा रहे हैं, और उससे पूछा कि क्या वह हमें वहाँ पहुँचा सकता है। उसने ऐसा किया, अपने ऑफिस की पूरी ताकत से भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए, और हम उसके पीछे-पीछे चले, लेकिन लॉर्ड वोल्वर्टन पहुँचने में हमें 9 बज चुके थे। हम 11 बजे के बाद अलग हुए। मिस्टर ग्लैडस्टोन ने बताया कि वह
और मिसेस ग्लैडस्टोन हाइड पार्क और पीछे के रास्ते से होते हुए घर पहुंच पाए थे। उम्मीद है कि हम वापस पहुंच जाएंगे उनके घर, जो उस समय कार्लटन टेरेस में था, उसी तरह। मिस्टर ब्लेन और मैंने सोचा कि हमें सड़कों का मजा लेना चाहिए और भीड़ को चीरते हुए होटल वापस जाने का मौका लेना चाहिए। हम यह कामयाबी से कर रहे थे और रिफॉर्म क्लब के पास से धीरे धीरे बहते पानी के साथ आगे बढ़ रहे थे। तभी मैंने अपनी दाईं ओर की बिल्डिंग के पास एक आवाज़ सुनी। मैंने मिस्टर ब्लेन से कहा, यह मिस्टर ग्लैडस्टोन की आवाज़ है। उन्होंने कहा, यह नामुमकिन है। हम अभी अभी उन्हें उनके घर वापस जाते हुए छोड़कर आए हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चेहरों से ज़्यादा आवाज़ें पहचानता हूँ और मुझे यकीन है कि वह ग्लैडस्टोन की ही आवाज़ है। आखिरकार मैंने उन्हें कुछ कदम पीछे हटने के लिए मना लिया। हम घर के किनारे पहुंचे और पीछे हट गए। मुझे एक दबी हुई आवाज़ दिखी और मैंने फुसफुसाया, आधी रात को ग्रेविटी अपने बिस्तर से क्या करती है? मिस्टर ग्लैडस्टोन मिल गए। मैंने उनसे कहा कि मैं उनकी आवाज़ पहचान गया जो उनके साथी से फुसफुसा रही थी। और इसलिए, मैंने कहा, असली शासक नाम के शासक के लिए तैयार की गई रोशनी देखने के लिए बाहर आता है। उसने जवाब दिया, युवक, मुझे लगता है कि अब तुम्हारे सोने का समय हो गया है। हम उसके साथ कुछ मिनट रहे। वह ध्यान रख रहा था कि वह अपना सिर न हटाए और उस लबादे का सामना न करे जिसने उन्हें ढक रखा था। तब आधी रात हो चुकी थी और वह 80 साल का था, लेकिन लड़कों की तरह मिसेस ग्लैडस्टोन को सुरक्षित घर पहुंचाने के बाद उसने शो देखने का फैसला किया। डिनर पर मिस्टर ग्लैडस्टोन और मिस्टर ब्लेन के बीच बातचीत ब्रिटेन और अमेरिका के बीच पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में अंतर पर आ गई। शाम के दौरान मिस्टर ग्लैडस्टोन ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के प्रोसीजर के तरीके पर मिस्टर ब्लेन से बहुत अच्छी तरह से जिरह की, जिसके मिस्टर ब्लेन स्पीकर थे। मैंने पिछला सवाल देखा और हमारे पास फालतू बहस को रोकने के लिए सम रूल्स का मिस्टर ग्लैडस्टोन पर गहरा असर पड़ा। बीच बीच में बातचीत का दायरा और बड़ा हो जाता था। मिस्टर ग्लैडस्टोन ब्रिटेन में शायद किसी और आदमी से ज्यादा विषयों में दिलचस्पी रखते थे। जब मैं पिछली बार स्कॉटलैंड में उनके साथ मिस्टर आर्मिस्टेड के यहाँ था, तो उनका दिमाग हमेशा की तरह साफ और जोशीला था और मामलों में उनकी दिलचस्पी भी उतनी ही मजबूत थी। उस समय जिस विषय में उनकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी और जिसके बारे में उन्होंने मुझसे सवाल पूछे, वह था हमारे देश की ऊंची स्टील की इमारतें, जिनके बारे में वह पढ़ रहे थे। उन्हें यह बात हैरान करती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 5वीं या छठी मंजिल की चिनाई अक्सर तीसरी या चौथी मंजिल से पहले ही पूरी हो जाती थी। मैंने उन्हें यह बात समझाई, जिससे वो काफ़ी खुश हुए। चीज़ों की तह तक पहुंचने में वह कभी थकते नहीं थे। मिस्टर मॉर्ले, हालांकि एक लॉर्ड होने के बावजूद वे अभी भी एक लेखक के तौर पर सादे जॉन मॉर्ले ही हैं। फोर्टनाइटली रिव्यू के एडिटर के तौर पर बहुत पहले ही हमारे ब्रिटिश दोस्तों में से एक बन गए थे, जिसने एक ब्रिटिश मैगजीन में मेरा पहला कंट्रीब्यूशन छापा था। हमारी दोस्ती बुढ़ापे में और गहरी होती गई, जब तक कि हमने आपस में यह नहीं मान लिया कि हम एक दूसरे के बहुत करीबी दोस्त हैं। हम आम तौर पर रविवार दोपहर को जब मन करता है छोटे नोट्स, कभी कभी लंबे, शेयर करते हैं। हम एक जैसे नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। हम एक दूसरे के करीब इसलिए आते हैं क्योंकि उलटी चीज़ें एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। मैं पॉजिटिव हूँ, मेरे सभी बत्तख हंस हैं। वह नेगेटिव है, आगे आने वाले असली खतरों को गंभीरता से, यहाँ तक कि अंधेरे में भी देखता है और कभी कभी बेकार की बातें सोचता है। वही, हर झाड़ी में एक ओम्फी। मैं बहुत खुश हूँ और किस्मत का शुक्रगुजार हूँ। मॉर्ले शायद ही कभी अगर किसी भी चीज़ के लिए हमेशा पागल। उसका फैसला हमेशा सावधान रहता है और उसकी आंखें हमेशा सूरज पर धब्बे देखती रहती हैं। मैंने उसे एक निराशावादी की कहानी सुनाई, जिसे कभी कुछ भी खुश नहीं करता था, और एक आशावादी की जिसे कभी कुछ भी नाराज नहीं करता था। जब स्वर्ग में एंट्री मिलने पर फरिश्तों ने उन्हें बधाई दी, निराशावादी ने जवाब दिया, हाँ, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन किसी तरह यह प्रभामंडल मेरे सिर पर ठीक से फिट नहीं हो रहा है। आशावादी ने जवाब में एक आदमी की कहानी सुनाई, जिसे पाप मोचन के लिए ले जाया जा रहा था और शैतान ने अपने शिकार को एक किनारे पर लिटा दिया था, जबकि वह एक झरने पर पानी पी रहा था। तापमान बहुत ज्यादा था। एक पुराने दोस्त ने उससे पूछा, अच्छा जिम, ये कैसा है? कोई इलाज मुमकिन नहीं है? तुम पक्का पागल हो? जवाब आया,
चुप रहो, ये और भी बुरा हो सकता है। ये कैसा है जब तुम्हें नीचे गहरे गड्ढे में ले जाया जा रहा है? चुप रहो, शैतानी महाराज की ओर इशारा करते हुए। वह मुझे उसे ले जाने के लिए मजबूर कर सकता है। मॉर्ले मेरी तरह संगीत के बहुत शौकीन थे और सुबह के उस समय का मज़ा लेते थे जब स्किबो में ऑर्गन बजाया जाता था। वो ऑरेटोरियो और आर्थर बाल्फोर से भी आकर्षित थे। मुझे याद है कि उन्होंने क्रिस्टल पैलेस में एक ऑरेटोरियो के लिए एक साथ टिकट लिए थे। दोनों समझदार लेकिन फिलोसॉफिक हैं और फिलोसोफर के तौर पर बहुत दूर नहीं हैं। मैं समझता हूँ, लेकिन बाल्फोर के कुछ हालिया प्रोडक्शन उन्हें अंदाजे में बहुत दूर ले जाते हैं। एक ऐसा फील्ड इन्हें जिसे मॉर्ले कभी ट्राई नहीं करते। उनका पैर मजबूत ज़मीन पर रहता है और वह वहीं चलते हैं जहाँ रास्ता साफ हो। रास्ता ढूंढते समय उनके जंगल में खो जाने का कोई खतरा नहीं था। हाल के दिनों में मॉर्ले की सबसे हैरान करने वाली घोषणा लंदन में इकट्ठा हुए दुनिया के एडिटर्स के सामने उनके भाषण में थी। उन्होंने उन्हें असल में बताया कि बर्न्स की कुछ लाइनों ने लोगों की मौजूदा बेहतर पॉलिटिकल और सोशल हालत को बनाने और बनाए रखने में अब तक लिखे गए लाखों एडिटोरियल से ज़्यादा काम किया है। इसके बाद उन्होंने यह कहा कि कभी-कभी कुछ लिखे या बोले गए शब्द अपने आप में घटनाएं होती हैं। उन्होंने वही हासिल किया जो उन्होंने बताया था। टॉम पेन की राइट्स ऑफ मैन का जिक्र इसी तरह किया गया था। इस भाषण के बाद स्किबो पहुंचने पर हमने इस पर बात की। मैंने बर्न्स को दी गई उनकी श्रद्धांजलि और उनकी 6 लाइनों का जिक्र किया और उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें मुझे यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि वे कौन सी लाइनें थीं। नहीं, मैंने कहा, मुझे वे कंठस्थ हैं। बाद के एक भाषण में मॉन्ट्रोज के पार्क में बर्न्स की एक मूर्ति का अनावरण करते हुए मैंने वे लाइनें दोहराईं जिनके बारे में मुझे लगा कि उन्होंने उनका जिक्र किया था और उन्होंने उन्हें मंजूरी दे दी। अजीब बात है, उन्हें और मुझे सालों पहले मॉन्ट्रोज की आज़ादी मिली थी, इसीलिए हम आज़ाद साथी हैं। आखिरकार मैंने मॉर्ले को अमेरिका आने के लिए मनाया और उन्होंने 1904 में हमारे देश के एक बड़े हिस्से का दौरा किया। हमने कोशिश की कि वह अपने जैसे जाने-माने लोगों से मिले। एक दिन सीनेटर एलीहू रूट मेरे कहने पर आए और मॉर्ले ने उनसे एक लंबा इंटरव्यू किया। सीनेटर के जाने के बाद मॉर्ले ने मुझसे कहा कि उन्हें फिर अपने साथी के साथ बहुत मज़ा आया क्योंकि वह अब तक मिले सबसे अच्छे अमेरिकी स्टेट्समैन थे। वह गलत नहीं थे। हमारे पब्लिक मामलों की अच्छी समझ और गहरी जानकारी के लिए एलीहू रूट से बेहतर कोई नहीं है। मॉर्ले हमें छोड़कर व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट से मिलने गए और उस असाधारण आदमी के साथ कई अच्छे दिन बिताए। बाद में मॉर्ले ने कहा, ठीक है, मैंने अमेरिका में 2 अजूबे देखे हैं, रूजवेल्ट और नियाग्रा। यह चालाकी भरा और असल जिंदगी जैसा था। दहाड़ते, लुढ़कते, तेजी से दौड़ते और छपाके मारते अजूबों की एक शानदार जोड़ी जिन्हें कोई आराम नहीं पता, लेकिन दोनों अपना तय काम कर रहे थे जैसा कि वह मॉरल एक्टन लाइब्रेरी के लिए सबसे अच्छे इंसान थे और उन्हें यह तोहफा देने का मेरा यह तरीका था। जब मिस्टर ग्लैडस्टोन ने मुझे बताया कि लॉर्ड एक्टन किस हालत में हैं, तो मैं उनके कहने पर एक्टन की लाइब्रेरी खरीदने और उन्हें जिंदगी भर इस्तेमाल करने के लिए रखने के लिए मान गया। बदकिस्मती से वह इसका मजा लेने के लिए ज्यादा दिन नहीं जिए, सिर्फ कुछ साल, और फिर लाइब्रेरी मेरे हाथ में आ गई। मैंने तय किया कि मॉरले इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल अपने लिए कर सकते हैं और पक्का इसे आखिरकार सही संस्था को दे देंगे। मैं उसे बताने ही वाला था कि यह मेरा है। तभी उसने मुझे टोकते हुए कहा, ठीक है, मुझे तुम्हें बताना होगा कि यह मुझे उस दिन से पता है जब तुमने इसे खरीदा था। मिस्टर ग्लैडस्टोन ये राजा नहीं रख सके। वे इतने खुश थे कि लॉर्ड एक्टन ने इसे जिंदगी भर के लिए सुरक्षित कर लिया था। यहाँ वह और मैं बहुत करीब थे और फिर भी किसी ने भी दूसरे को इस हालात के बारे में नहीं बताया। लेकिन मुझे हैरानी हुई कि मॉर्ले हैरान नहीं हुए। इस घटना ने ग्लैडस्टोन और मॉर्ले के बीच के रिश्ते की करीबी को साबित कर दिया। वह अकेला आदमी था जिसके साथ वह दुनियावी बातों में अपनी खुशी शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाता था। फिर भी धार्मिक मामलों में वे बहुत अलग थे, जहां एक्टन और ग्लैडस्टोन एक जैसे थे। स्कॉटिश यूनिवर्सिटीज के लिए फंड देने के एक साल बाद मॉर्ले हिज मैजेस्टी के अटेंडेंस में मिनिस्टर के तौर पर बालमोरल गए और तार भेजा कि हमारे सफ़र पर जाने से पहले उन्हें मुझसे मिलना होगा।
हम मिले और उन्होंने मुझे बताया कि हिज मैजेस्टी यूनिवर्सिटीज़ और दूसरों को दिए गए मेरे तोहफ़े से बहुत इम्प्रेस हुए हैं और चाहते थे कि वे पता करें कि क्या उनके पास ऐसा कुछ है जो वे मुझे दे सकें, जिसकी मैं तारीफ़ करूँ। मैंने पूछा, "आपने क्या कहा?" मॉर्ले ने जवाब दिया, "मुझे ऐसा नहीं लगता।" मैंने कहा, "आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिवाय इसके कि अगर हिज मैजेस्टी मेरे काम पर अपनी खुशी ज़ाहिर करते हुए मुझे एक नोट लिखें, जैसा उन्होंने आपको लिखा है, तो इसकी बहुत तारीफ़ होगी और इससे मेरे वंशजों को एक ऐसी चीज़ के तौर पर सौंपा जाएगा, जिस पर उन्हें गर्व होगा।" ऐसा किया गया। राजा का ऑटोग्राफ नोट मैंने इन पन्नों में कहीं और पहले ही लिख दिया है। स्किबो मॉर्ले के लिए सभी हेल्थ रिसॉर्ट्स में सबसे अच्छा साबित हुआ है। ये वाक़ई बहुत अच्छी बात है क्योंकि वह हर गर्मियों में कई बार हमारे पास आते हैं और परिवार के एक सदस्य हैं। लेडी मॉर्ले उनके साथ जाती हैं। उन्हें यॉट उतना ही पसंद है जितना मुझे और खुशकिस्मती से ये हम दोनों के लिए सबसे अच्छी दवा है। मॉर्ले ईमानदार जॉन हैं और हमेशा रहेंगे। उनके साथ कोई झूठ नहीं, कोई बकवास नहीं। सभी सवालों और सभी इमरजेंसी में चट्टान की तरह मजबूत, फिर भी हमेशा आगे-पीछे, दाएँ-बाएँ देखते रहते थे। एक बड़े दिल के साथ जो अक्सर अपनी पूरी नरमी में नहीं दिखता, लेकिन कभी-कभी और सही मौके पर अपनी मौजूदगी और ताकत पर कोई शक नहीं छोड़ते थे। और उसके बाद चुप्पी। स्किबो में कार्नेगी परिवार, चैम्बरलेन और मॉर्ले एडवांस्ड रेडिकल्स के तौर पर पक्के दोस्त थे। और जब मैं ब्रिटेन में होता था, तो अक्सर उनसे मिलता था और बातचीत करता था। जब होम रूल का मुद्दा उठाया गया, तो ब्रिटेन में हमारे अमेरिकन फेडरल सिस्टम को लेकर बहुत दिलचस्पी पैदा हुई मुझसे। मुफ्त में अपील की गई और मैंने कई शहरों में पब्लिक स्पीच दी। हमारे यूनियन के बारे में बताया और उसकी तारीफ की। कई एक में हिस्सों की सबसे आज़ाद सरकार, जो पूरे देश में सबसे मजबूत सरकार बनाती है। मैंने मिस्टर चैम्बरलेन को मिस एना एल डाविस की हम कैसे राज करते हैं किताब उनके जानकारी के लिए भेजी और इस विषय पर मॉर्ले, ग्लैडस्टोन और कई दूसरे लोगों से बातचीत की। मुझे मिस्टर मॉर्ले को लिखना पड़ा कि मैंने जो वजहें बताईं, उनसे मुझे पहला होम रूल बिल मंजूर नहीं है। जब मैं मिस्टर ग्लैडस्टोन से मिला, तो उन्होंने इस पर अफ़सोस जताया और पूरी बातचीत हुई। मैंने आयरिश सदस्यों को पार्लियामेंट से बाहर करने पर एतराज़ जताया क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल अलगाव था। मैंने कहा कि हमें कभी भी सदर्न स्टेट्स को वॉशिंगटन में रिप्रेजेंटेटिव भेजना बंद नहीं करने देना चाहिए था। अगर उन्होंने मना कर दिया होता तो आप क्या करते? उन्होंने पूछा। सभ्यता के सभी रिसोर्स इस्तेमाल किए, सबसे पहले मेल बंद कर दिए, मैंने जवाब दिया। वह रुका और दोहराया, मेल बंद कर दो। उसे लगा कि इससे पैरालिसिस हो रहा है और वह चुप हो गया। और बात बदल दी। जब भी मुझसे पूछा गया कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने हमेशा कहा कि अमेरिका। ब्रिटेन को उसकी मिसाल पर चलना चाहिए। आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के लिए एक पार्लियामेंट और लोकल लेजिस्लेचर, संसद नहीं। इन्हें न्यूयॉर्क और वर्जीनिया जैसे राज्य बना देना चाहिए। लेकिन क्योंकि ब्रिटेन में हमारे जैसा कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, जो न सिर्फ राज्य विधानसभाओं बल्कि कांग्रेस द्वारा पास किए गए कानूनों पर फैसला करे, जिसमें जुडिशियल आखिरी अथॉरिटी है, पॉलिटिकल नहीं। इसलिए ब्रिटेन में आयरिश मामलों पर पार्लियामेंट ही एकमात्र नेशनल आखिरी अथॉरिटी होनी चाहिए। इसलिए आयरलैंड के लोकल कानून के काम हाउस ऑफ कॉमन्स के टेबल पर 3 महीने के लगातार सेशन के लिए रखे जाने चाहिए, हाउस के खिलाफ एक्शन के अधीन, लेकिन नामंजूर होने तक लागू नहीं होंगे। ये प्रोविज़न तब तक बेकार होगा जब तक गलत कानून नहीं बनाए जाते। लेकिन अगर गलत कानून बने, तो ये फ़ायदेमंद होगा। मैंने कहा कि ये क्लॉज़ डरपोक लोगों को भरोसा दिलाने के लिए ज़रूरी था कि कोई सेशन नहीं हो सकता। बाद में मिस्टर मॉर्ले पर यह विचार ज़ोर देते हुए उन्होंने मुझे बताया कि यह पार्नेल को प्रपोज़ किया गया था, लेकिन रिजेक्ट कर दिया गया था। मिस्टर ग्लैडस्टोन शायद तब कहते, "बहुत अच्छा, इस प्रोविज़न की ज़रूरत मुझे और मेरे साथ सोचने वाले दूसरों को नहीं है, लेकिन इसकी ज़रूरत है, ताकि हम ब्रिटेन को अपने साथ ले जा सकें। मैं अब ये सवाल नहीं उठा सकता, ज़िम्मेदारी आपकी है।" एक सुबह हॉवर्टन में मिसेस ग्लैडस्टोन ने कहा, "विलियम ने मुझे बताया कि आपकी उनसे बहुत ख़ास बातें होती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उनकी बातें होती थीं। उन्होंने शायद ही कभी किसी असली रिपब्लिकन की हल्की-फुल्की बातें सुनी हों और वे अलग-अलग ख़ानदानी रैंक के बारे में सोचने में मेरी नाकामी को नहीं समझ पाए।
मुझे यह अजीब लगा कि लोग अपने माता-पिता के दिए नाम को और उस नाम को माता-पिता के नाम को गंभीरता से छोड़ दें। खासकर नए टाइटल मज़ेदार थे, जिनके लिए पुराने ख़ानदानी अमीरों को नए बने पीयर का स्वागत करते समय मुस्कुराने से बचने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती थी। जिसने शायद अपना टाइटल 10,000 पाउंड में खरीदा था, जो कमोबेश पार्टी फंड में दे दिया गया था। मिस्टर ब्लेन हमारे साथ लंदन में थे और मैंने मिस्टर ग्लैडस्टोन को बताया कि उन्होंने मुझे अपनी हैरानी और दर्द बताया था जब उन्होंने मुझे ठंड के मौसम में एक गार्डन पार्टी में बिना टाइटल वाले लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए हाथ में बुढ़ापे की टोपी पहने देखा था। चर्च और स्टेट के यूनियन पर भी बात हुई और मेरे लुक अहेड पर भी, जो ब्रिटिश आइलैंड्स के फैलने में नाकामयाबी के कारण हमारी नस्ल के फिर से जुड़ने की भविष्यवाणी करता है। मेरा मानना था कि इंग्लिश चर्च का खत्म होना ज़रूरी था, क्योंकि दूसरे कारणों के अलावा यह एक अजीब बात थी। नस्ल के किसी और हिस्से में यह नहीं था। हर दूसरे इंग्लिश बोलने वाले राज्य में सभी धर्मों को बढ़ावा दिया गया, किसी को भी पसंद नहीं किया गया। मिस्टर ग्लैडस्टोन ने पूछा, आप हमारे स्थापित चर्च को कब तक जीने देंगे? मेरा जवाब था कि मैं कोई तारीख तय नहीं कर सकता। चर्चों को खत्म करने का उन्हें मुझसे ज्यादा अनुभव था। उन्होंने सिर हिलाया और मुस्कुराए। जब मैंने ब्रिटेन में आबादी में एक खास कमी के बारे में डिटेल में बताया, जो दूसरे बड़े एरिया वाले देशों के मुकाबले जरूर आएगी, तो उन्होंने पूछा, आप उसके लिए क्या भविष्य देखते हैं? मैंने पुराने देशों में ग्रीस का जिक्र किया और कहा कि शायद ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि चौसर, शेक्सपियर, स्पेंसर, मिल्टन, बर्न्स, स्कॉट, स्टीवेंसन, बेकन, क्रॉमवेल, वैलेस, ब्रूस, ह्यूम, वॉट, स्पेंसर, डार्विन और दूसरे सेलिब्रिटी यहाँ पैदा हुए। जीनियस चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता। बहुत समय बाद जब ब्रिटेन एक इंडस्ट्रियल देश के तौर पर खास तौर पर नहीं बन पाया, अपनी गिरावट से नहीं बल्कि दूसरों की ज़्यादा ग्रोथ से, मेरी राय में वो मॉडर्न ग्रीस बन सकता है और देशों में मोरल टॉपिक हासिल कर सकता है। उसने शब्द पकड़ लिए और सोचते हुए उन्हें दोहराया, मोरल टॉपिक, मुझे वह पसंद है, मुझे वह पसंद है। मैंने पहले कभी किसी आदमी के साथ कॉन्फ्रेंस का इतना मज़ा नहीं लिया था। मैं उनसे दोबारा हावर्डन में मिला, लेकिन उनसे मेरी आखिरी मुलाकात 1897 की सर्दियों में कांस में लॉर्ड रैंडल के यहाँ हुई थी, जब वे बहुत बीमार थे। उनमें अब भी वही पुराना चार्म था और वे मेरी भाभी लूसी पर खास ध्यान देते थे, जिन्होंने उन्हें तब पहली बार देखा था और बहुत इम्प्रेस हुई थी। जैसे ही हम गाड़ी से निकले, वह धीरे से बोली, एक बीमार चील, एक बीमार चील। उस दिन मुझे इस कमज़ोर और थके हुए लीडर के बारे में इससे बेहतर कुछ नहीं बताया जा सकता था। एमपी के साथ बिजनेस रिलेशन शुरू किए थे, जो एक बहुत काबिल आदमी, एक सख्त रेडिकल और एक असली रिपब्लिकन थे। हमने कई ब्रिटिश अखबार खरीदे और रेडिकल लाइनों पर पॉलिटिकल प्रोग्रेस का कैंपेन शुरू किया। पासमोर एडवर्ड्स और कुछ और लोग हमारे साथ शामिल हुए, लेकिन नतीजा अच्छा नहीं था। मेरे ब्रिटिश दोस्तों के बीच तालमेल नहीं बना और आखिर में मैंने पीछे हटने का फैसला किया, जो मैं खुशकिस्मती से बिना किसी नुकसान के कर पाया। मेरा तीसरा लिटरेरी वेंचर, ट्रायम्फेंट डेमोक्रेसी, इस बात से शुरू हुआ कि मुझे एहसास हुआ कि सबसे ज़्यादा जानकारी रखने वाला विदेशी, या यहाँ तक कि ब्रिटिश भी, अमेरिका के बारे में कितना कम जानता था और वह थोड़ी सी जानकारी कितनी गलत थी। ये बहुत बड़ी बात थी कि इन जाने माने अंग्रेज़ों को तब रिपब्लिक के बारे में क्या नहीं पता था। 1882 में मिस्टर ग्लैडस्टोन के साथ मेरी पहली बातचीत कभी नहीं भूली जा सकती। जब मुझे यह कहने का मौका मिला कि ज़्यादातर इंग्लिश बोलने वाली जाति अब रिपब्लिकन है और कुछ ही मोनार्किस्ट बचाव की मुद्रा में है, तो उन्होंने कहा, क्यों, ऐसा कैसे? ठीक है मिस्टर ग्लैडस्टोन, मैंने कहा, रिपब्लिक का दबदबा ग्रेट ब्रिटेन और उसकी सभी कॉलोनियों की आबादी से भी ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाले लोगों पर है, भले ही इंग्लिश बोलने वाली कॉलोनियों की संख्या दोगुनी हो। आह, ऐसा कैसे? आपकी आबादी कितनी है? 66 मिलियन, और आपकी आबादी आधी से ज़्यादा नहीं है। आह! हाँ, हैरानी की बात है। देशों की दौलत के बारे में उनके लिए यह जानना भी उतना ही हैरानी की बात थी कि 1880 की जनगणना ने साबित कर दिया कि 100 साल पुराना रिपब्लिक ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड और उनकी सारी कमाई हुई पूंजी और इन्वेस्टमेंट को खरीद सकता है और फिर ब्रिटेन का कर्ज चुका सकता है।
और फिर भी उसकी दौलत खत्म नहीं कर सकता। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात वह थी जो मैं तब कह पाया जब फ्री ट्रेड के सवाल पर बात हुई। मैंने बताया कि अमेरिका अब दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग देश है। मुझे याद है कि बाद में लॉर्ड चांसलर हाल्डेन भी यही गलती कर बैठे थे। उन्होंने ब्रिटेन को दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग देश कहा था और मुझे सही बात बताने के लिए धन्यवाद दिया था। मैंने मुल्हौल के आंकड़े बताए। 1880 में ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग 816 मिलियन स्टर्लिंग, अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग 1126 मिलियन स्टर्लिंग। उनका एक शब्द था, अविश्वसनीय। इसके बाद और भी चौंकाने वाली बातें हुईं और उन्होंने पूछा, कोई लेखक इस विषय को क्यों नहीं उठाता और तथ्यों को दुनिया के सामने आसान और सीधे रूप में क्यों नहीं पेश करता? असल में मैं तब ट्रायम्फेंट डेमोक्रेसी के लिए सामान इकट्ठा कर रहा था, जिसमें मेरा इरादा वही काम करने का था जो उसने बताया था, जैसा कि मैंने उसे बताया था। राउंड वर्ल्ड और अमेरिकन फोर इन हैंड ने मुझे ज़रा भी मेहनत नहीं करवाई, लेकिन ट्रायम्फेंट डेमोक्रेसी की तैयारी, जिसे मैंने 1882 में शुरू किया था, बिल्कुल अलग मामला था। इसके लिए लगातार मेहनत वाली मेहनत की ज़रूरत थी। आंकड़ों को देखना और उन्हें अरेंज करना था, लेकिन जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ा, स्टडी दिलचस्प होती गई। कुछ महीनों तक ऐसा लगा जैसे मेरा सिर आंकड़ों से भरा हुआ है। घंटे बिना ध्यान दिए बीत गए। जब मुझे लगा कि दोपहर हो गई है, तब शाम हो गई थी। मेरी ज़िंदगी की दूसरी गंभीर बीमारी इस काम से मुझ पर आए तनाव की वजह से हुई, क्योंकि मुझे बिज़नेस भी करना था। आंकड़ों जैसी दिलचस्प चीज़ पर दोबारा भरोसा करने से पहले मैं 2 बार सोचूंगा।